हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग 2021 का पेपर कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 2021 के पेपर के बाद ये 2022 का पेपर है, फिर 23 का और 25 का। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव ये नामक पुस्तक किसकी, इसके लेखक कौन है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके लेखक जो हैं डार्विन हैं। मैंने आपको डार्विनवाद और लैमार्कवाद दोनों के बारे में बताया है, ठीक है। मैंने आपको डार्विनवाद के बारे में बताया है और लैमार्कवाद के बारे में भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस में मेरे भाई याद रखेंगे कि एड्स होता है HIV वायरस के कारण, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स होता है AIDS, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन जल्दी से आएंगे, आगे देखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको सारे मात्रक अपनी मैराथन क्लास में कराए हैं, तो जिन लोगों ने मैराथन क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। विद्युत धारा का आपसे मात्रक पूछा गया है, एम्पियर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कूलाम जो होता है मेरे भाई आवेश का होता है, सेकेंड टाइम का होता है, ये कूलाम आवेश का होता है। और मेरे भाई हम बात करें वोल्ट हमारा विभवांतर का होता है, ठीक है। और ये हमारा एम्पियर जो है ये धारा का होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम्पियर। चुंबकीय पदार्थ है, मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि निकिल, लोहा, कोबाल्ट और सोना, तो इसमें चुंबकीय पदार्थ लोहा है, क्योंकि लोहा लौह चुंबकत्व का गुण रखता है, चुंबकत्व का गुण रखता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डोलोमाइट Mg का अयस्क होता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, डोलोमाइट मेरे भाई Ca यानी कैल्शियम का अयस्क भी होता है, अयस्क भी होता है। हालांकि आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो आपको यहाँ Mg ही लगाना है, बट यहाँ पे कैल्शियम भी इसका अयस्क माना जाता है, ठीक है भैया। अति लघु उत्तरीय पे बात करते हैं। आवेश का मात्रक क्या है। बड़ा सरल होता है क्वेश्चन भैया। आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। आपको इतना ही लिखना है, बाकी ये नीचे डेफिनेशन दी गई है, इससे आपको कोई मतलब अभी नहीं है। वो जब पूछेगा आपसे कि एकांक आवेश किसे कहते हैं, तब आपको लिखना है कि एकांक आवेश एक्चुअल में क्या होता है, कि एकांक यानी एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे बराबर के समान आवेश पे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से उसे प्रतिकर्षित करता है। यानी हम बोलेंगे भैया कि 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए समान आवेश को प्रतिकर्षित करने के लिए जो हम आवेश का प्रयोग करते हैं उसे हम एकांक आवेश के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वन भैया बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि ओम का नियम क्या है। मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ। ओम का नियम मेरे भाई आपको याद रखना है कि समान ताप व स्थित की अवस्था में, समान ताप की अवस्था में, सिंपल सी बात होती है, समान ताप या भौतिक स्थिरता में, समान ताप या भौतिक स्थिरता में, भौतिक स्थिरता में भैया प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर V धारा I और प्रतिरोध R के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। संबंध क्या होता है, V = IR। यहाँ से जब हम R का मान निकालते हैं तो वो आता है V/I ओम, क्योंकि R यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसी को हम बोलते हैं ओम का नियम, ठीक है भाई। तो V = IR, V = IR, R = V/I, I = V/R, तो ये हमें सारे मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। बड़ी सिंपल बात है, आवर्त और वर्ग, यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं आवर्त और वर्ग की। मूल आवर्त सारणी जब आपने पढ़ी थी, याद है आपको कि वहाँ पे 7 आवर्त होते थे और मेरे भाई 8 या 9 वर्ग होते थे। 9 जब वक्री गैसें जोड़ दी जाती हैं। उसके बाद जब हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी तो वहाँ पे ये तो मेरे भाई आवर्त तो 7 ही थे, लेकिन वर्ग वहाँ पे हो गए थे 18। ये वाली बातें मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, तो ये आपको बिल्कुल भैया याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है।
याद रखिएगा आवर्त क्या होता है, तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज पंक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं। कौन सी पंक्तियाँ? क्षैतिज पंक्तियाँ। वहीं अगर हम बात करें जो हम आवर्त यानी वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग क्या होता है, इसमें परमाणु भार के वृद्धि क्रम में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही समान ऊर्ध्वाधर कॉलम में, किसमें भैया? ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित होते हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग यहाँ पे वर्ग कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग यहाँ पे आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कॉलम जो वर्ग होते हैं और ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं उनको हम ऊर्ध्वाधर कॉलम को ही हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आवर्त आप समझ गए, क्षैतिज वाले और ऊर्ध्वाधर वाले क्या हो जाएंगे? कॉलम हो जाएंगे। आपको मैंने, अगर आपने मैराथन क्लास देखी है तो आपको पता चलेगा, उसमें मैंने आपको खनिज और धातु के बारे में भी बताया है। खनिज तो वह होता है जो प्राकृतिक रूप से भूमि की भूपर्पटी से सीधा प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, एक खनिज कहलाता है। फिर मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखाया था कि जितने भी अयस्क होते हैं, मतलब जो सभी अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क वही होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण आसानी से लाभदायक रूप से किया जा सके। फिर हम बात करेंगे धातु क्या होती है भैया, तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोना है, आयरन है। तो वह मेरे भाई वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की पावर रखते हों, प्रकृति रखते हों, उनको हम धातुएं बोलते हैं। और खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जिनका एक निश्चित संगठन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। ये डायरेक्ट भूपर्पटी से प्राप्त होने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हो, जिनका फिर हम लोग मेटलर्जी यानी धातु क्रम की सहायता से हम क्या करते हैं, उनको तोड़ फोड़ के उनसे अयस्क को निकालते हैं, धातुओं को निकालते हैं। फिर फाइनली हम उसमें और भी चीज़ें करते हैं भैया, सांद्रण करते हैं। सांद्रण के बाद उसमें विधियाँ होती हैं सांद्रण की, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम निस्तापन करते हैं या भर्जन करते हैं, या फिर उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और शोधन के बाद हमको कितना भैया, 99.9% धातु की प्राप्ति हो जाती है। धातु प्राप्ति होगी कितने परसेंट? 99.9%। ठीक है, सुनिएगा। अगला है भैया एलिसा परीक्षण। मैंने आपको बताया भी था कि HIV एड्स जो होता है, जो एड्स होता है मेरे भाई, उसको पता करने के लिए एलिसा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख, यानी एंजाइम इम्यूनो परख के रूप में भी जाना जाता है। इसमें रक्त में एंटीबॉडी, हार्मोन, पेप्टाइड्स और प्रोटीन का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग एलिसा टेस्ट का प्रयोग हम सिंपली मेरे भाई किसके लिए करते हैं, आप याद रखोगे, एड्स के जांच के लिए या HIV वायरस की जांच के लिए। ठीक है, ये आपको सीधा पूछा जाता है, एड्स की जांच के लिए किस उसका प्रयोग करते हैं टेस्ट का, तो आप लिखोगे HIV टेस्ट यानी एलिसा परीक्षण का प्रयोग करते हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हेपेटाइटिस बी मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें यकृत मेरे भाई प्रभावित होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस बी मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें शरीर का अंग होता है यकृत, इसमें सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी ये होता है। इस रोग में मेरे भाई यकृत अंग जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, कितने लोगों को याद है कि जो RBC होता है, क्या होता है भैया, जो RBC होती है उसका निर्माण यकृत में भी, और इसी का निर्माण आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अस्थि मज्जा में भी। तो जो भ्रूण होता है उसमें यकृत में होता है, और जो वयस्क होता है उसमें अस्थि मज्जा में बनता है RBC यानी रेड ब्लड कपल्स, रेड ब्लड सेल्स, यानी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही। ठीक है, आगे आ जाओ। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। आप बोलोगे भैया किसी आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे विद्युत विभवांतर के नाम से जाना जाता है। किसी आवेश को यानी किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इनमें आपको 3 चीज़ें दिखने लगी होंगी। एक तो भैया V दिख गया, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बोलो यार, तुम लोग एकदम शांत क्यों रहते हो इतना। एक तो V दिख गया, एक Q दिख गया, एक W दिख गया। तो हम फार्मूला लिखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें दिया है नहीं दिया है कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया कि अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें जितना काम भैया करते हैं, ये देखो ये V है। ठीक है, विभवांतर अंतर दिखा रहा है V1 to V2।
या वी ए से वी बी तक, तो W/Q यही मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, वोल्ट होता है। मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम कैसे, W का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम में भैया याद रखेंगे जो W है ये भी एक तरीके से क्या होती है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, और भैया जो नीचे हमारा Q दिया ये भी एक अदिश राशि है। तो जब दो अदिश राशियों का यहाँ पे अनुपात निकाला तो ये जो भी आएगा वो भी एक अदिश राशि आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो विभवांतर है वो एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसका एक मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होगा। तीसरी बात इसका जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होगा, ठीक है। कितनी बातें पता चल गई, 4 से 5 बातें पता चल गई। धातु निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रमुख विधियों एवं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। धातु निष्कर्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण और तकनीक शामिल होती है। उपयोग की जाने वाली निष्कर्षण तकनीक इस प्रकार होती है कि निकाले जाने वाली धातु के प्रकार में और जिस अयस्क से उसे निकाला जाता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए निष्कर्षण की प्रक्रिया आवश्यक है। विधियाँ होती हैं, पहले धातुओं का शुद्धिकरण, फिर चूरीकरण, फिर भर्जन, फिर धातु का ऑक्साइड बनाना, फिर धातु में परिवर्तन करना। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको मैराथन क्लास में ये पूरी बातें बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फेन प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, जो भी विधियाँ होती हैं वो बताई। फिर मैंने आपको बताया कि निस्तापन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि भर्जन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वात्या भट्टी या विद्युत अपघटनी विधि, एनोड और कैथोड के नीचे किस तरीके से अशुद्धियाँ अलग होती हैं, कब सल्फाइड अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं, कब ऑक्साइड वाली होती हैं, कब जो है कार्बोनेट वाली होती हैं, कब हाइड्रेटेड ऑक्साइड वाली होती हैं। सारी बातें मैराथन क्लास में आपको करवाई हैं। आपकी मैराथन क्लास मेरे भैया याद रखिएगा जो 1 तारीख को आई है, 1 मई वाली मैराथन क्लास, 1 मई 2026, उस मैराथन क्लास में देखिएगा भैया साइंस का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 लाने तो आपको मेरे भाई पता कितना अपना टाइम देना पड़ेगा। साइंस में आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके 25/25 आ जाएंगे। 25/25 कैसे आ जाएंगे बस सुनना। 1 से 1.5 घंटे की क्लास मेरी मैराथन की देख लेना, और उसके साथ में आपको देखना है 2021 वाला प्रीवियस ईयर। बस मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा हूँ, सारे कर लोगे तो और अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 2021 वाला भी पूरा प्रीवियस ईयर कर लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बता के भैया समझ में चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। सुचालक और कुचालक में अंतर पूछा है। सुचालक कुचालक में अंतर मेरे हिसाब से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, पीछे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सुचालक वह होता है जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह होता है, वो सुचालक होते हैं। जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है वो कुचालक होते हैं। बस उदाहरण में लिख दो, उसमें लोहा, इसमें लकड़ी। बोला जा रहा है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, शुष्क सेल की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बड़ा सरल है, याद रखिएगा। प्राथमिक सेल ऐसी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे सेल जो यूज एंड थ्रो टाइप के होते हैं। यूज एंड थ्रो मतलब एक बार सेल आप पूरा यूज कर लो, उसके बाद उसे फेंक दो। मतलब वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो चार्ज नहीं होता है सेल। जैसे हम लोग रिमोट का सेल यूज करते हो, या फिर हम लोग बहुत सारे सेल यूज करते हो। भैया 1 सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा गेट बंद कर दूँ। चलिए भैया जी, ठीक है। तो प्राथमिक सेल आपको समझ में आ जाने चाहिए कि वह सेल जिनका प्रयोग एक बार किया जाता है, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। मैंने आपको प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल दोनों अपनी मैराथन क्लास में करवा रखे हैं, ठीक है। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें क्या भरा होता है, किस तरीके से अमोनियम क्लोराइड और जिंक इसमें भरा होता है, ये सब कुछ इसमें मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है। आप चाहो तो ये वाला चित्र आप यहाँ पे ना देख करके एक बार प्राथमिक सेल का चित्र आप गूगल पे देख लीजिएगा। गूगल पे बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र और गूगल पे देख लीजिएगा क्लियर एकदम, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना साफ दिखाई कुछ पड़ेगा नहीं भैया, ठीक है। कौन सी छड़ है, कहाँ की छड़ है, कैसी पड़ी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे बेटर है यहाँ ना देख करके आप एक बार गूगल पे इसका चित्र जरूर देख लेंगे। जैविक तथा अजैविक घटकों की बात करेंगे तो मैंने आपको जैविक घटक के बारे में तो शायद आज सुबह बताया है कि जैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक वे होते हैं जिनमें एक आवास सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, ये जैविक घटक कहलाते हैं। मतलब जो कोई भी जिंदा है वो जैविक है।
जैविकवाद के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन को जैविकवाद का जनक माना जाता है। डार्विनवाद भी आपको मैंने पढ़ाया है कि डार्विनवाद क्या होता है, ज़रा याद करो। लैमार्कवाद और डार्विनवाद मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे। डार्विनवाद बस ये बताता है कि खुद को किस तरीके से आप अनुकूलित कर सकते हो। लैमार्कवाद हमें ये बताता है कि किस तरीके से लोगों ने अपने अवशेषी अंगों का प्रयोग बंद किया और वो अंग धीरे धीरे उनके शरीर से गायब हो गए। उत्परिवर्तनवाद आपको क्या बताता है? ये सारी बातें हम लोगों ने सुबह आज डिस्कस की हैं भैया। चलिए यहाँ पे हम लोग आप बात करेंगे अजैविक घटक कौन से होते हैं। तो अजैविक वे होते हैं भैया जो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाएंगे, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वो सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक कहलाते हैं और सभी जीवित पदार्थ जो हैं वो जैविक कहलाते हैं। तो जैविक कौन से होते हैं? सभी के सभी मेरे भाई लिविंग वाले, मतलब सभी जिंदा, और सभी मुर्दा वाले कौन से हो गए, मतलब जो निर्जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? वो अजैविक होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश, ताप, तापमान, जल, आर्द्रता, अक्षांश, ये सारे कैसे हैं भैया? अजैविक घटक हैं। चलिए अगले नंबर पे हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ा सिंपल एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ें भी एकदम बढ़िया तरीके से बताई हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं शरीर में विभिन्न हिस्सों में ऊतकों का संवहन में काम में आएंगी। किसके लिए? ऊतकों का ऑक्सीजन का संवहन करने की भूमिका निभाती हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी बनाकर शरीर में रक्षा तंत्र प्रदान करती हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि शरीर का सैनिक किसको कहते हैं? शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ बॉडी कौन होता है? WBC। कितने लोगों को याद है ये वाली बात? याद है ना? एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो WBC से ही बनती हैं। एंटीबॉडी जो बनाई जाती हैं, एंटीबॉडी Y अक्षर के आकार की होती हैं। बताइए सारी बातें। एंटीजन, एंटीबॉडी। लाल रक्त कणिकाओं 20 से लेकर 120 दिन तक का जीवन काल। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना? 5 से 7 दिन का। बताया ये सब मैंने आपको, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। RBC अस्थि मज्जा में बनती हैं, भ्रूण में, यकृत में बनती है। ये बात तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। थोड़ी देर पहले ही बताई थी। कहाँ पे बताई है? देखो यहीं कहीं ये बताई थी कि जो RBC होती हैं यकृत और अस्थि मज्जा में बनती हैं। कब यकृत में बनती है? जब भ्रूण में होती है। अस्थि मज्जा में कब बनती है? जब इनका जीवन काल भैया यहाँ 20 से 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन 5 दिन तक चलता है। तो इनका जीवन काल 1 से लेकर 5 दिन माना जाता है। 1 से 4 दिन लिखा है, 1 से 5 4 या 5 दिन तक भैया इनका जीवन काल माना जाता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। WBC का केंद्रक होता है, जबकि याद रखिएगा जो RBC होती है या जो प्लेटलेट्स होती हैं इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है। इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऊँट का जो बच्चा होता है, ऊँट का या फिर जो लामा बोलते हैं, जैसे लामा होता है जो ऊँट की तरह दिखता है बच्चा उसका, इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? ये अपवाद टाइप का क्यों है बताइएगा एक बार कंफर्म करके, ठीक है। एड्स का पूरा नाम आ गया, मैंने आपको बताया भी था कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। दोनों बातें बता चुका हूँ। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, 1981 में सर्वप्रथम ये वैज्ञानिक HIV नाम के वायरस की खोज करेंगे। इन्होंने इसको HIV बोला। जनिक संपर्क एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक मतलब देखो एक तरीके से ये तब होता है जब जननांग से संबंधित कोई व्यक्ति या विशेष का संबंध हो, ठीक है, तभी ये एड्स होने का चांस होता है। तो HIV आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा रक्त संचरण यानी HIV वायरस रक्त संचरण के माध्यम से भी फैलता है। किसी को HIV है, उसका ब्लड किसी को चढ़ा दिया गया तो उसको हो जाएगा। गर्भावस्था एवं प्रसव के स्तनपान के द्वारा, यदि कोई महिला HIV संक्रमित है तो स्तनपान करने से यानी बच्चों को दूध पिलाने से प्रसव एवं गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकती है, ठीक है, बच्चों में वो चीज़ हो सकती है भैया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंजेक्शन साझा करना, मतलब किसी को HIV है उसका इंजेक्शन लगा, उसके बाद उसी नीडल से तुम्हारा इंजेक्शन लगा दिया, तुम्हारा भी हो जाएगा। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण बड़े सिंपल भैया मिलेंगे। एड्स का संक्रमण फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट से सक्रिय करने में सहायक T कोशिकाओं की संख्या भारी कमी आ जाती है तथा इस रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर अन्य संक्रमणों से कैंसर यानी देखो या तो उनको कैंसर हो जाएगा या तो उनको और कोई संक्रमण हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि उनके लिम्फोसाइट बर्बाद होने लगेंगे। यानी जो WBC है अगर उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं तो आपकी बॉडी में
बड़े चेंजेस आने के चांस होते हैं भैया, शरीर बर्बाद होने के चांस होते हैं। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क में भारी क्षति पहुंचती है। जैसे कि देखो तुमको बुखार महसूस होगा, ठंडा लगना। अब ये नहीं नॉर्मल बुखार ठंडा है तो तुम सोचो HIV हो गया, ना ना ना। शरीर पर चकत्ते पड़ना, गले में खराश होना, थकान होना, जॉइंट पेन होना, ग्रंथियों में सूजन होना, ठीक है। बाकी नॉर्मल इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं सिम्टम जो नॉर्मल अच्छे खासे इंसान को होते हैं। गले में खराश वराश, ठंडा खा लो पी लो, हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ में ये वाला पेपर हम लोगों का निपट गया भैया पूरा, ठीक है। पूरा पेपर का दी एंड हो गया पेपर। आई होप आपको मज़ा आई होगी, पूरा पेपर समझ लिया होगा। ज़्यादा मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया है। अगर आपने हमारी मैराथन क्लास देखी है तो ये पेपर आपको पूरा का पूरा तुरंत ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें लगभग कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।